हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है प्लास्टिड्स। तो ये और एक सेल ऑर्गेनेल्स हैं और ये प्लास्टिड्स जो रहता है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको भी हम लोग एक डिफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल में हमें प्लास्टिड्स देखने के लिए नहीं मिल जाते, बट प्लांट सेल में हमें प्लास्टिड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी और क्या क्या दिया गया है देखते हैं। तो प्लांट सेल में जनरली हमारे पास दो तरह के प्लास्टिड्स देखने के लिए मिलते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको क्रोमोप्लास्ट बोल के कहते हैं, जो कि एक्चुअली में कलर प्लास्टिड्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसको ल्यूकोप्लास्ट बोल के कहा जाता है, जो कि व्हाइट कलर या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट में देखने के लिए मिलते हैं और दो तरह का प्लास्टिड जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अलोंग विद दैट क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कभी कभी क्रोमोप्लास्ट में कुछ कलर पिगमेंट या फिर ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसको क्लोरोफिल बोल के कहते हैं। और जिस वाले क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे उसी स्ट्रक्चर को हम क्लोरोप्लास्ट बोल के भी कहते हैं। और हम सबको पता है कि क्लोरोफिल का इंपोर्टेंस क्या होता है। ज्यादातर ये हेल्पफुल होते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम ग्रीन कलर पिगमेंट के अलावा भी प्लास्टिड्स के पास कभी कभी येलो या फिर ऑरेंज कलर के पिगमेंट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है यहां तक। देन द पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल भी तो प्रेजेंट रहता है, उसी के साथ येलो या फिर ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी देखने के लिए मिलते हैं। हो गया। देन ल्यूकोप्लास्ट का अगर बात किया जाए तो ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरीली काम करता है एज ए स्टोरेज। नॉर्मली ये स्टोर करने में हेल्प करता है। और क्या क्या तरह की चीजें को वो स्टोर करके रखता है, जैसे कि हो गया स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, ये इन सब को जो रहता है वो स्टोर करके रखता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आया। देन यहां पे और एक बात दिया गया है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है वहां पे क्या होता है, बहुत सारे मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं उसी के अंदर। और उसी मेम्ब्रेन या फिर जो लेयर ऑफ मेम्ब्रेन जो रहता है उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा बोल के हम कहते हैं। और इसके अलावा भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें बहुत बार भी पूछा जाता है कि क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिजेंबल्स करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये ज्यादातर जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनके पास भी अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमें बहुत बार पूछा जाता है बच्चों की, क्या होता है न्यूक्लियस के अलावा ऐसा कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो एक हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वैक्यूल्स। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, वैक्यूल्स ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरेज सैक्स होते हैं। हो गया। ये एक जैसे मान के चलिए बहुत ही बड़ा जगह होता है जहां पे हम सेल के कुछ कंटेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और किस तरह का कंटेंट जो है वो रहता है यहाँ पे, सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट। समझ में आया। देन वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल। अगर एनिमल सेल का बात करते हैं तो इनमें जितने भी वैक्यूल्स हमें देखने के लिए मिले बहुत ही छोटे छोटे होंगे। बट अगर हम प्लांट सेल का बात करते हैं तो ये वैक्यूल जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि ये 50 से लेकर 90% तक का सेल का पूरा जगह जो है वो लोग घेर लेते हैं। जैसे कि इस वाले फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, फूड वैक्यूल है। और ये फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पार्ट जो रहता है एक सेल का, प्लांट सेल का, ये ऑक्युपाई कर लेता है। और इसमें क्या होते हैं, जितने भी लिक्विड तरह का कंटेंट, सॉलिड कंटेंट जो है इनमें प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है। इसी के अलावा यहाँ पे क्या दिया गया है, जो प्लांट सेल जो होते हैं इसी फूड वैक्यूल के बेस से ये जो रहता है, और ये जो फूड वैक्यूल जो होता है इनको एक टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एक सेल को। समझ में आया। और ये बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को भी ये स्टोर करके रखता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, प्लांट लाइफ में। और वो कौन कौन सी चीजें होते हैं, अमाइनो एसिड्स हो गया, शुगर हो गया, और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स एंड कुछ प्रोटीन्स भी हो गए। ये इन सबको जो है वो स्टोर करके रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वैक्यूल कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे होते हैं जिनमें हमें फूड वैक्यूल्स देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि एमीबा का बात किया जाए, एमीबा जब भी अपना खाना
या फिर अपना फूड को एनगल्फ करता है, ये फूड वैक्यूल के अंदर वो सारे के सारे काम को जो है वो परफॉर्म करता है। और वहीं से क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट भी जो होते हैं सेल से बाहर आ जाते हैं। तो ये भी है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वैक्यूल्स का। समझ में आ गया? तो बच्चों ये थे पूरे के पूरे हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स, और हम लोग को एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं एक सेल के अंदर, इन सब का काम क्या क्या होता है। और हमें यहाँ पे पूरा का पूरा एक कंक्लूजन दिया गया है, देखते हैं कि कंक्लूजन क्या होता है। देन ईच सेल दस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन। हो गया, हर एक सेल जो होता है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर पाते हैं और उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया? देन द सेल हैज ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी की वजह से क्या होता है, सेल के पास एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसके लिए? ये अपना सारा का सारा काम परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल हो गया, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन हो गया। और ये सारा का सारा काम जो है एक पूरा का पूरा सेल परफॉर्म कर सकता है, और इसीलिए सेल को क्या कहा गया है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल के कहा गया है। क्योंकि एक सेल ही सेल्फ सफिशिएंट होता है किसके लिए, वो पूरा का पूरा काम परफॉर्म करने के लिए, या फिर एक सेल को जिंदा रखने के लिए जो कुछ भी काम करना पड़ता है, ये एक सेल अकेला ही वो सारा का सारा काम परफॉर्म कर सकता है। और इसी के वजह से ही हम इसको क्या बोल के कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल के कहते हैं। समझ में आया बच्चों? यहां पे हमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया गया है जो कि है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है? अगर सिंपल डेफिनेशन देखा जाए, द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जिस प्रोसेस में हमारे नए नए सेल बनते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन बोल के कहा जाता है। और सेल डिवीजन का जरूरी क्यों होता है? ये इसलिए जरूरी होता है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए हो गया, टू रिप्लेस ओल्ड सेल। अगर हमारे कुछ सेल अगर खराब हो गए हैं या फिर इंजर्ड हो गए हैं तो उन सब को रिमूव करने के लिए भी सेल डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और सेल डिवीजन मेनली दो तरह के सेल डिवीजन होता है। हालांकि ये सेल डिवीजन जो होता है ये खुद से ही एक बहुत भास्ट टॉपिक है, बट हमें बुक में जितना दिया गया हम उतना ही देखेंगे। तो सेल डिवीजन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक माइटोसिस और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेयोसिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइटोसिस होता क्या है। हो गया, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय which most of the cell are or cell for growth is called माइटोसिस। तो यहां पे क्या होता है, यहां इस माइटोसिस डिवीजन में जो भी सेल डिवीजन होते हैं इनका मेजर काम यही होता है कि वो ग्रोथ में हेल्प करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि सेल का नंबर को बढ़ाएं। हो गया, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइटोसिस बोल के कहा जाता है। और इसी माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, एक मदर सेल से दो आइडेंटिकल डटर सेल बनते हैं। जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये एक मदर सेल है, और इसमें से जो डटर सेल बने ये एग्जैक्टली जो है वो आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, इनमें जितना भी क्रोमोजोम्स का नंबर होता है हमें इन दोनों के दोनों डटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल जो रहता है वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद दो आइडेंटिकल डटर सेल बनाता है, और इनमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो प्रेजेंट है, कितना, जितने की मदर सेल में प्रेजेंट रहता है। हो गया, और ये क्या करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। देन मेयोसिस क्या होता है, मेयोसिस ये एक आपका इस तरह का सेल डिवीजन है जो कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। और ये क्या करता है, स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर टिश्यू इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। तो जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो गैमेट्स प्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट्स हो गया या फिर फीमेल गैमेट्स हो गया, दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं, और ये गैमेट्स का जो प्रोडक्शन जो होता है, जो गैमेट्स जिस प्रोसेस से फॉर्म होता है उसी को मेयोसिस बोल के कहा जाता है। मतलब उसी तरह का डिवीजन को मेयोसिस बोल के कहा जाता है। व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। और वही मेयोसिस में जो कुछ भी सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो कंबाइन होंगे और एक फाइनली एक जाइगोट बनेगा। एंड दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस। वो जिस प्रोसेस में डिवाइड होते हैं या फिर जिस प्रोसेस में गैमेट्स बनते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेयोसिस बोल के कहा जाता है। और यहाँ पे दो कंजिक्यूटिव डिवीजन होता है। यहाँ पे क्या होता था, एक सिंगल डिवीजन से एक मदर सेल से दो डटर सेल बन जाते थे, बट यहाँ पे क्या होता है, दो कंजिक्यूटिव डिवीजन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये एक पहला डिवीजन हुआ और फाइनली जो है यहाँ तक हम पहुंचे।
समझ में? और एज ए रिजल्ट यहां पे हमें 2 सेल बनते थे, बट यहां पे हमें 4 सेल बनेंगे, हो गया। और हर एक सेल में क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। यहां पे क्या बने, यहां पे आइडेंटिकल बनते थे, बट यहां पे जो है जो क्रोमोसोम्स बनेंगे इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा, अगर हम मदर सेल को कंपेयर करते हैं तो। समझ में आ गया? तो यहां पे आप लोग एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डटर सेल। तो इसको हम लोग एक ह्यूमन का ही एग्जांपल देके हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो कि क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों कि क्या ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब मदर के पास भी 46 है और इवन फादर के पास भी 46 है। मान के चलिए कि ये इनमें मेयोसिस नहीं हुआ और मदर ट्रांसफर करता है 46 क्रोमोसोम और फादर भी जो है वो ट्रांसफर करता है 46 क्रोमोसोम, तो इनके रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट बनेगा ये कंफर्म है, तो ह्यूमन तो नहीं रहेगा। तो इसी को जो है वो ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए या फिर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को ठीक से करने के लिए क्या होता है, मेयोसिस होता है। हालांकि सिर्फ ह्यूमन में नहीं होता, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल के पास जो रहता है या फिर मदर के पास जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये मेयोसिस के बाद ये 23 और ये 23 में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम फादर के केसेस में होता है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23 जो है वो कन्वर्ट हो जाए और इन दोनों में से कोई भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहता है वो कंबाइन होंगे और फाइनली एक जाइगोट जो है वो बनाएगा, जिसमें आपका फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिल जाता है। और यही वो रीजन है कि मेयोसिस में जो क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।